द एग्जाम सेन यूट्यूब चैनल सो जीतने के। आज मैं आप लोग को पॉलिटी का टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यानी देखूंगा कि टॉप 10 क्वेश्चन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर जो है एक एक करके बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है और ये हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम सेना है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहा मैं, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बाय विच एक्ट द ब्रिटिश प्रपोजल ऑल इंडिया यूनियन, यानी कौन से एक्ट में जो ब्रिटिश जो है प्रपोज किया था, किस अधिनियम के द्वारा जो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है वो किया गया था। क्या? ऑल इंडिया यूनियन या भारत अखिल भारतीय संघ। तो और मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कुछ और भी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। इस एक्ट में 321 सेक्शन था और 10 शेड्यूल था। 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल इसके अंदर में लिखा गया था। और इस एक्ट में आरबीआई स्टेबलाइज किया गया था। आरबीआई को इसी एक्ट के अंदर में स्टेबलाइज किया गया था। उसके बाद में 1937 में एक फेडरल कोड ही बनाया गया था। इसी एक्ट के अंदर में लाया गया था, फेडरल कोड बनाया गया था। उसके बाद में 1919 के अंदर में जो डैरची चलता था, यानी जो डुअल गवर्नमेंट को जो कंसेप्ट था, उसमें भी ये एबोलिश किया गया 1919 का जो डैरची था। उसके बाद में डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद में डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी जो अब इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं बल्कि डायरेक्ट इलेक्शन किया गया था। 1935 में बर्मा को सेपरेट किया गया। बर्मा को सेपरेट किया गया किससे? इंडिया से बर्मा को सेपरेट किया। अंग्रेज जो थे वो उस टाइम में बर्मा से सेपरेट किया गया था। उस टाइम में जो थे चर्चिल, उस टाइम में अपोजिशन पार्टी थे, उसका प्रेशर था, ठीक है। और बाद में फिर जो है चर्चिल उनकी वजह से जो है, और बहुत सारे इंडियन के भी थे, हम लोग को मालूम है। उस टाइम में जो है रामसे मैकडोनल्ड, उस टाइम मैकडोनल्ड यहाँ के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और उसके वजह से वो जो है वाइट पेपर लाया गया और उसमें 1935 जो है और लाया गया, ठीक है। तो ये जो 1930 इस टाइम में जो था वो टाइम में लॉर्ड लिलिंथो, फिर बाद में ये 1935 का एक्ट जो है वो लाया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का मूव करते हैं और दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा वर्ड है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी भारत के स्वतंत्र किससे मिली। तो ये जो स्वतंत्र मिले ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली। और ये जो उसको रॉयल एसेंट मिला था, यानी जो पास हुआ था वो 18 जुलाई 1947 को मिला था। ये क्वेश्चन आ गया है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कब आया था। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, अगस्त 1947, जुलाई 1947, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। हो सकता है आने वाले दिन में आपको डेट पूछ ले तो 18 जुलाई 1947 को जो है वो लाया गया था। और इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो लाए गए थे दो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया गया था, या दो इंडिपेंडेंट जो है प्रोविंसेस बनाया गया था डोमिनेटेड। एक इंडिया एक पाकिस्तान बनाया गया था, एक इंडिया एक पाकिस्तान बनाया गया था इस एक्ट के दरमियान। और उस टाइम में जो पीएम जो थे, उस टाइम में वहाँ के जो ब्रिटिश के वो क्लेमेंट एटली हुआ करते थे। और क्लेमेंट एटली जो थे वो 20 फरवरी 1947 को ये कहा था कि अब जो है हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। कब आज़ाद करेंगे? 30 जून 1948 को आज़ाद कर देंगे। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो माउंटबेटन जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 3 जून 1947 को ये कहा कि जो है 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएगा। इसको माउंटबेटन प्लान भी आया था 3 जून 1947 को। और इस एक्ट में क्या किया था कि इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग डोमिनेट स्टेटस जो है कंट्री दे दिया गया था। इसको ऑटोनॉमी भी दिया गया था, इसको अलग अलग ऑटोनॉमी दिया गया था दोनों को, और दोनों को सॉवरेन भी दिया गया था कि अपना अपना जो है सॉवरेन का ही खुद मुख्तार हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ये था कि अपना अपना ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बना सकते, ओन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बना सकता है। उसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था 562 जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट को ये कहा गया कि ये वो या तो इंडिया में ज्वाइंट हो जाए, वो या तो इंडिया में ज्वाइंट हो जाए, या तो वो पाकिस्तान में ज्वाइंट हो जाए, या तो वो अपना जो है इंडिपेंडेंस रहे, जिसमें से सबने कुछ इंडिया को ज्वाइन कर लिया, कुछ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, जिसमें से 3 जो थे वो किसी को ज्वाइन नहीं, जिसमें से जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, एक जूनागढ़ हुआ करते थे, और एक जो है वो हैदराबाद नहीं, एक जूनागढ़ के हुआ करते थे, और एक नवाब कश्मीर का हुआ करते थे, और एक याद नहीं आ रहा। वो 3 जो नवाब थे वो जो है किसी को ज्वाइनिंग नहीं किए, और जो तीनों जो है जो से अपना इंडिपेंडेंस रहा है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस किससे मिला? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर, यानी इसमें से कौन सा कथन जो है मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है, यानी जो है सत्य नहीं है। लिखा हुआ देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निवार्च के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ये बात गलत है, ठीक है। स्पेशल अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर के लिए एक जो है दिया गया है कि उसमें जो है वो कौन करेगा? सीएम को अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। और ये बात लिखा गया है आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 के अंदर में लिखा गया है कि सीएम को जो अपॉइंट करेगा वो गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है, सीएम को।
सीएम को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। और उसके बाद में अदर मिनिस्टर को जो अपॉइंट करेगा वो भी गवर्नर करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएम। यानी सीएम जिसको बोलेगा वो मिनिस्टर अपॉइंट होगा, लेकिन सीएम को जो अपॉइंट करेगा वो करेगा गवर्नर। ठीक है, वो जो इलेक्शन लड़के आएगा और जिस इलेक्शन का जिसका ज़्यादा सीटें होगी, जो मेजोरिटी होगा, वो जो है सीएम बनेगा। और यही बात जो है 75 में भी लिखा हुआ कि पीएम को जो अपॉइंट करेगा वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर बाकी जो मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा वो सीएम प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, यानी राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। किसके रिकमेंडेशन से? जो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन से। तो मेरा जो है कथन ये फॉल्स कौन सा? ये मेरा फॉल्स है, यानी मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा 1। आर्टिकल 154 स्टेट दैट द गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। नहीं, ये वाला सही है, ये वाला मेरा आंसर होगा, यानी 154 नहीं होगा, ये आर्टिकल 164 होगा, 164। तो मेरा ये वाला जो है ऑप्शन होगा। द गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है वो, ये सही बात है कि गवर्नर को जो दिया गया है वो जो है अपना मन से चुन सकता है किसी को भी, जब जो है कोई भी मेजोरिटी में ना हो, जब ऐसा मौका है तो अपने जो विवेक से किसी को भी चुना जा सकता है। ये जो है गवर्नर को दिया गया है। उसके बाद मैंने कहा देयर इज नो सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सीएम शुड बी मेजोरिटी बिफोर इसको अपनी न्यूज़ से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। देखिए, ऐसा जो है संविधान में कुछ नहीं है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे। 6 महीना का टाइम दिया जाता है कि अपना वो बहुमत सिद्ध कर सकता है, वो अपना बहुमत सिद्ध करेगा। और उसके बाद में जो है इस तरीके से संविधान के अंदर में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन में लिखा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स इज नॉट इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसमें से कौन सा अधिकार जो संविधान का अनुच्छेद 19 में नहीं है? तो पहला दिया हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तीसरा जवाब कोई भी व्यक्ति या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, और एंड ऑफ द टाइटल्स लास्ट में जो है उपाधियों का अंत। तो इसमें तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एंड ऑफ द टाइटल्स, यानी डी ऑप्शन होगा। तो देखिए आर्टिकल 19 के अंदर में जो है क्या क्या है मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 19 का 1 के ए के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी पहला वाला ऑप्शन है। दूसरे के अंदर में क्या लिखा हुआ 2 जो है असेंबल पीसफुल्ली, यानी जो पीसफुल्ली होने का जो अधिकार दिया हुआ बी के अंदर में दिया गया नहीं है, जो हम लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुल्ली के तौर पर। और आर्टिकल सी के अंदर में क्या दिया गया, वो एसोसिएशन बनाने का जो अधिकार दिया गया वो आर्टिकल 19 सी के अंदर में अधिकार दिया गया। डी के अंदर में क्या गया कि हम लोग कहीं भी इंडिया के अंदर में मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्रीली मूव का मतलब कि आप जो मुकेश अंबानी का घर चले जाए या राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति हाउस में चले जाए। ठीक है, बहुत सारे हम लोग को जो यहाँ पर जो है फुल स्टॉप भी लगाया गया कि इसमें आप वो नहीं कर सकते हैं अलग अलग नियम के तहत। ई के अंदर में क्या दिया गया, तो हम लोग जो इंडिया कहीं पर भी रह सकते, कहीं पर भी डिसाइड कर सकते, इंडिया में कहीं भी रह सकते, एक्सेप्ट कुछ कुछ जगह पर जैसे कि जम्मू कश्मीर में और फिर नागालैंड, इस सब पे इंटर हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है, इंटर स्टेट परमिशन। और बहुत सारा वहाँ पर जो स्पेशल स्टेटस दिया गया 370, 371 ए बी, इसके जरिए आप नहीं रह सकते हैं। ई के बाद में जो एफ था वो जो था वो डिलीट कर दिया गया, वो ओमिनेट कर दिया गया। यानी यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन कानून 1978 में इसे जो है डिलीट कर दिया गया। और ये जो करने वाला जो पीएम था उसका नाम था मोरारजी देसाई, यानी जनता दल के ये सरकार में हुआ करता था। और ये 4th प्राइम मिनिस्टर था जो मोरारजी देसाई के जो सरकार हुआ करते थे। ठीक है, और जो मोरारजी देसाई थे उससे जो है पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान में मिला था 1990 के अंदर में। याद रखिएगा मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो मिला था किसे, मोरारजी देसाई को, यानी निशान है पाकिस्तान। और फिर 1991 के अंदर मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, फिर 2 साल उसकी सरकार चली, फिर उसको अपनी सरकार गिर गई। ई के एफ के बाद में जो है जी है वो जो है वो आप जो है किसी भी तरह का प्रोफेशन, और यानी जो ऑप्शन सी है किसी भी तरह का प्रोफेशन ट्रेड को चूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 19 का आर्टिकल 1 का जो क्लाउज सी के अंदर जी के अंदर में ये आपको दिया गया है। तो पहले आपको जो था जो 7 हम लोग को 19 के अंदर में हम लोग को दिया गया था, लेकिन एक डिलीट हो गया। और जो हम लोग कभी अंदर में 6 हम लोग का जो है हम लोग को फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपना जो है 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो है क्या इसमें से गलत है। तो देखिए लिखा हुआ आर्टिकल 21 ए डील्स विद राइट टू एजुकेशन, ये सही है। आर्टिकल 21 ए जो है वो जो एजुकेशन की राइट्स के बारे में डील करता है। और आर्टिकल 21 ए को जो है संविधान के अंदर में जोड़ा गया था, यानी अनुच्छेद 21 ए को 86वां संविधान संशोधन कानून यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 को जो है आर्टिकल 21 ए के जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन कानून जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को में भी एक ऐड किया था और बताया गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को जो है वो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो
उसके मॉरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी है कि वो उसको पढ़ाए, लेकिन ये नॉन जस्टिबल यानी ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी वो कोर्ट में नहीं जा सकता फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में, ठीक है। और ऐसा जो है ऐसा जो किया गया था वो आर्टिकल 45 को रख के किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 45 यानी डीपीएसपी जो है हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये लिखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। इसी के अंदर में देखते हुए जो 86वां संविधान संशोधन कानून 2002 को जो है ये बनाया गया था, यानी आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। उसके बाद में द राइट टू एजुकेशन वाज पास बाय द 2008, गलत 2002 को जो किया गया था, इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, यानी 2008 में संसद ने पास नहीं किया गया था बल्कि 2002 को किया गया था, तो आंसर भी हो जाएगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट में भी हो जाएगा। इट गिव्स फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 से 14, यानी सही बात है 6 से 14 साल के बच्चों को आर्टिकल 21A के यानी अनुच्छेद 21A के अंदर में रखा गया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास बाय 86, पहले ही बताया कि जो ये 86वां संविधान संशोधन के पारित जो है करके ये पारित किया गया 2002 के दरमियान, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और मेरा जो छठा क्वेश्चन जो है वो मेरा क्या होगा। छठा क्वेश्चन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली हैज गिवन स्पेशल स्टेटस। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर दिया गया था, ठीक है, यानी संविधान संशोधन कानून 69वां जो है वो दिया गया था। और जो है वो दिल्ली को एनसीटी बनाया गया, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर बनाया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली बोला जाता है। इसके बाद में एनसीआर बोला जाता है दिल्ली को, यानी बहुत सारे जो उसमें फरीदाबाद, गुड़गांव और जो है नोएडा वगैरह को जोड़ा गया दिल्ली के अंदर में। और जो आर्टिकल को अमेंडमेंट किया गया था, जो आर्टिकल को संशोधन किया गया था, वो आर्टिकल था 239AA। ये आर्टिकल्स के अंदर में दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया, यानी स्पेशल स्टेटस दिया गया। और जो है उसमें से ये कहा गया कि कुछ जो है कानून जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जैसे लैंड लॉ एंड ऑर्डर दे दिया गया, पुलिस दे दिया गया और लैंड वगैरह दे दिया गया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो जो है इसलिए जो पुलिस आता है, दिल्ली पुलिस होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और बहुत सारे भी देखेंगे चुनाव के टाइम में झोगड़ी पट्टी को जो बहुत सारा जो ये दे दिए गए, वहाँ पे परमानेंट राइट्स दे दिए गए, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट दिए, क्योंकि उसके अंडर में मातहत वो आता है। तो छठा नंबर के बाद में 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और 7वां नंबर बोला गया कि which on the basis of which of the following constitution amendment, यानी निम्न में से किन संशोधन के आधार पर प्रेसिडेंट गॉट द राइट, यानी राष्ट्रपति को एक इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी को किसी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरिया, यानी किसी जो राष्ट्रपति आपात लगाने का अधिकार मिले, यानी विशेष भाग में, ठीक है, यानी पूरे इंडिया में नहीं, किसी एक पार्ट में भी जो है इमरजेंसी लग सकता है। तो हम लोग को मालूम है 3 तरह का इमरजेंसी होता है, 352, 356, 360। तो 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी है, और 356 में अंदर में जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता है तो स्टेट इमरजेंसी लग जाता है। और जो 360 के अंदर में जो लिखा हुआ वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, 352 के अंदर बात करेंगे। इमरजेंसी को पार्ट 18 के अंदर में रखेगा, ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी को पार्ट 18 के अंदर में रखा गया, ठीक है। तो 352 जो है वो 3 वजह से इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक तो अगर वार होता है, ठीक है, एक अगर वार होता है, एक एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, और तीसरा जो है आर्म्ड रिविलियन, जो कि ओरिजिनल संविधान के अंदर में आर्म्ड रिविलियन लिखा गया, लेकिन इसे बाद में संशोधन करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसके हटा के इंटरनल डिस्टर्बेंस रख दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे अब जो है कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें भी इंटरनल डिस्टर्बेंस लगाकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार वो जो है इमरजेंसी लगा सकता है, और जो स्टेट की सारे पावर को अपने अंदर रख सकता है, और फिर सारे जो है मतलब टैकल करने के लिए इस बीमारी को अकेला वो लड़ सकता है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल के बीच में फिर लड़ाई ना हो कि वो ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है। दूसरी बात है, जो इमरजेंसी जो लगाया जा सकता है वो जो है कैसे लगाया जा सकता है, वो रिटर्न देना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को, और कैबिनेट से मंजूरी लेकर रिटर्न देना पड़ेगा। इससे पहले जो रिटर्न नहीं दिया जाता था, ये भी किया गया था 44th संविधान संशोधन कानून के अंदर में किया गया था। इससे पहले जो था कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर जो था यानी प्रधानमंत्री ओरली अगर बोल देते कि आपातकाल लगा देने, तो वो जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया जाता था, जिससे कि इंदिरा गांधी इसी तरीके से आपातकाल लगाया था, ठीक है। इसके बाद में मोदी देसाई की जो सरकार बनी, जनता दल की जो सरकार बनी, तो इससे संशोधन किया गया। उसके बाद में ये कहा गया कि 1 महीना के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा से जो है स्पेशल मेजोरिटी से आपको ये पारित कराना पड़ेगा, जो है इसे पास करना पड़ेगा, किसे, जो आपातकाल जो लगाया गया उसे 1 महीना के अंदर में पास कर। इससे पहले 2 महीना था, इसे भी जो संशोधन करके 44th संविधान संशोधन कानून के अंदर संशोधन करके ये किया गया। उसके बाद में बोला गया कि जो है 6-6 महीना करके आपको जो है हमेशा पास कराना पड़ेगा, और जो आप जितने दिन तक भी लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हर 6-6 महीना में आपको जो है लोकसभा राज्यसभा से आपको पारित कराना पड़ेगा। इससे पहले ये भी जो है 44th
संशोधन संविधान कानून के अंदर में जो है इसे संशोधन किया गया। इससे पहले एक साल था, ठीक है, तो मोरारजी देसाई ने इसे किया। उसके अलावा जो है ये कहा गया इसे जो ख़त्म करने का क्या तरीका है, और इसे ख़त्म करने का ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे इसे ख़त्म कर सकता है। और उसके अलावा जो है अगर लोकसभा और राज्यसभा जो है वो पास कर दे, लोकसभा ही अगर पास कर दे, रिजोल्यूशन पास कर दे, तब भी इसे हटाया जा सकता है। उसके अलावा जो 44 संविधान संशोधन में ये कहा गया कि अगर 110 जो है लोकसभा मेंबर्स जो है एक रिटर्न जो है लेटर स्पीकर को दे और ये कहे कि एक जो स्पेशल बैठक ये किया जाए, आयोजित किया जाए, जिसमें कि इसे डिसअप्रूव करने से ख़त्म करने के बारे में चर्चा हो, तो भी जो है वो करना पड़ेगा। ऐसी 44वां संविधान संशोधन जो है इसे इजाज़त देता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, जो पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, ये जो किया गया था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42वां संविधान संशोधन कानून यानी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने किया कि जो आपातकाल है वो पूरे इंडिया में भी लगाया जा सकता है, और इंडिया में और किसी स्टेट के अंदर में और किसी पार्टिकुलर पार्ट में भी लगाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 42वां हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कानून जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी एक भाग में भी इंडिया का जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना जो 8वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन जो है ट्रू नहीं है। तो लिखा हुआ द बेसिक राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंड ओनली इन द इमरजेंसी, यानी आर्टिकल 19 के जो मूल अधिकार को जो अथवा या आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रपति आपातकाल का निलंबित किया जा सकता है। यानी बताया गया कि आर्टिकल 19 को जो सस्पेंड किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब आर्टिकल 19 को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 358 के अंदर में अनुच्छेद 358 के अंदर में ये कहा गया कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 जो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर या कोई अलग से रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपातकाल आया आर्टिकल 19 गया, ठीक है, आर्टिकल 19। लेकिन इसमें शर्त ये रखा गया है, वो 44वां संविधान, तो ये शर्त रखा गया था कि आर्टिकल 19 के अंदर में कि जो भी हो वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आर्टिकल 19 जो आपको ख़त्म करना है, जो सस्पेंड होगा, वो दो ही रास्ते से सस्पेंड होगा। अगर वो वार हो रहा है और एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा हुआ है, यही दो रास्ता से आप जो है आर्टिकल 19 खत्म हो सकता है। लेकिन अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर आर्टिकल 19 आर्टिकल 352 लगाया गया यानी आपातकाल लगाया गया, तो जो है आर्टिकल 19 खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दो ही रीज़न में आप जो है आर्टिकल 19 जो है अनुच्छेद 19 का मूल अधिकार खत्म किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरी बात ये लिखा गया द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार को स्रोत विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सस्पेंड इन नेशनल इमरजेंसी। देखिए ये वाला जो है बिल्कुल स्टेटमेंट जो है आपका डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ये भी जो है सही है। मैंने कहा कि आर्म्ड रिबेलियन जो कि अभी चेंज हो गया, आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन में आर्टिकल 19 को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली रिवाइव व्हेन द नेशनल इमरजेंसी एंड। जैसे ही आपका ये खत्म होगा, आपातकाल खत्म हो जाएगा, इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 19 भी अपने आप जो है वो वापस आ जाएगा। उसके लिए अलग से फिर ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपातकाल आएगा 19 खत्म होगा, आपातकाल जाएगा और 19 वापस आ जाएगा। तो व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज द फंडामेंटल आर्टिकल 19 रिपील्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑर्डर। नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं है इसमें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो कि मेरा इसका आंसर भी यही होगा। आज किसी तरह का कोई अलग से कोई भी आदेश की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति के कोई आदेश की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति का आदेश लिखा हुआ वो उसमें यही आपके लिए संविधान के अंदर लिखा हुआ कि आर्टिकल 352 आया तो 19 गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपना 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर में लिखा हुआ है कि कौन से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा गया कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए लोकसभा के अंदर में एक जो है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया। तो ये आर्टिकल है 330 के अंदर में जो है आर्टिकल नंबर 330 के अंदर में जो SC और ST को जो रिजर्वेशन दिया गया, सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया, कहाँ पर, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में। तो लोकसभा के अंदर में SC को जो अभी सीट है, लोकसभा के अंदर में जो रिजर्वेशन है वो 84 सीट जो है रिजर्वेशन के तौर पर लोकसभा के अंदर में SC को दिए गए यानी शेड्यूल कास्ट को दिया गया, और ST को यानी जनजाति को दिया गया, ST को दिया गया, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया 47 सीट्स, ठीक है। तो 84 सीट्स और 47 सीट जो है वो दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 330 के अंदर में ऐसा लिखा गया है। और अपना आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा इस 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है विच इज़ द पॉपुलेशन अबाउट 3 टायर पंचायती सिस्टम इंडिया। पंचायती सिस्टम जो है हम लोग को मालूम बलवंत राय मेहता कमेटी की वजह से यहाँ पर आया गया, और बलवंत राय मेहता कमेटी की वजह से आया गया, और ये कहा गया कि जिस राज्य के अंदर में, जिस स्टेट के अंदर में 2 मिलियन यानी 20 लाख
आबादी होगा वहीं पर जो है आप जो है पंचायती राज सिस्टम का 3 टायर सिस्टम आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ पर 20 लाख पॉपुलेशन है, उसके बावजूद वहाँ पर नहीं लगाएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया। जैसे कि अभी हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर में जो है 3 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर में जो है पंचायती राज नहीं है। कौन कौन सा? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। उसके अलावा जो इतना यूनियन टेरिटरी है एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली के अंदर पंचायती राज सिस्टम है एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली जिसमें जो है पंचायती राज में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी जिसमें हम बोलते हैं। ठीक है, यानी दिल्ली जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है डीएमसी वगैरह के अंदर में। ठीक है, तो 20 लाख पीपल 2 मिलियन यानी 20 लाख पीपल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज सिस्टम के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा? 20 लाख। और आप लोगों को एक चीज़ और बताते हुए चलो, अभी जो पंचायती राज मिनिस्टर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो रूरल और पंचायती राज के मिनिस्टर भी हैं। तो ये है 10 क्वेश्चन पॉलिटी का। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों और ग्रुप में भी इस वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दिए, जैसे कि उसको भी इसका फ़ायदा मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।